आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। अपने लास्ट लेक्चर में हम IPC स्टार्ट कर चुके थे, हमने प्रीएम्बल डिस्कस कर ली थी, हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे जो आपके ये जो इनिशियल प्रोविजंस हैं इनसे रिलेटेड हैं और किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सेक्शन 1 टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड ये हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। This act shall be called the Indian Penal Code and shall extend to whole of India except जो ये words हैं except the state of Jammu and Kashmir, अब ये omit हो चुके हैं। ठीक है, तो अब जो Indian Penal Code है ये पूरे इंडिया पर लागू होगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो वर्ड्स हैं स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये कौन से जो एक्ट है उससे इंक्लूड कर लिए गए हैं इंडिया में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि इससे पहले आईपीसी जब जम्मू एंड कश्मीर पर नहीं लगती थी तब वहाँ पर रणबीर पीनल कोड लगता था। और रणबीर कौन थे? वहाँ के महाराजा थे, महाराजा रणबीर सिंह। 1830 से लेकर 1885 तक उन्होंने वहाँ पर राज किया और उन्हीं के नाम पर ये रणबीर पीनल कोड था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो रणबीर पीनल कोड की प्रोविजंस थी वो कॉरेस्पॉन्ड करती थी आईपीसी के साथ ही, ऑलमोस्ट सेम ही था। ठीक है, अब ये जो वर्ड है एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, इंडिया वर्ड को आप अच्छे से समझो। इंडिया की डेफिनेशन हमें दी गई है सेक्शन 18 में, तो सेक्शन 18 पर आ जाओ। हम पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि इंडिया का मतलब क्या है। तो सेक्शन 18 इंडिया, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मतलब इंडिया वो माना जाएगा जो पूरी की पूरी टेरिटरी है इंडिया की। और वो टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया वर्ड जो आपको सेक्शन 1 में दिया गया, आपको ये पता होना चाहिए इंटरव्यू में अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंडिया कहाँ डिफाइन किया गया है आईपीसी में, तो आपको सेक्शन का नाम पता होना चाहिए कि सेक्शन 18 इंडिया को डिफाइन करता है। ठीक है, सो इंडिया आईपीसी में तो सेक्शन 18 में डिफाइन कर दिया गया है, बट इसके अलावा इंडिया की दूसरे लॉज में क्या डेफिनेशन मिलती है वो देख लेते हैं। सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में, जनरल क्लॉजेस एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया की डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्लॉज 3 इंडिया को डिफाइन करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 क्लॉज 3 क्या कहता है? द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, टेरिटरी ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड सच अदर टेरिटरीज विच मे बी एक्वायर्ड। तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली क्या आएगा? जितनी भी स्टेट की टेरिटरी है, जितनी भी यूनियन टेरिटरीज के टेरिटरी है और जितनी भी और टेरिटरीज हैं जो इन फ्यूचर हम एक्वायर करेंगे। ठीक है, तो वो सारा जो है वो इंडिया में आ जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में बात सिर्फ की गई है टेरिटरी की, लेकिन सी का क्या? ठीक है, व्हाट अबाउट द सी? तो अब हम इंटरनेशनल लॉज को इन्वोक करते हुए, इंटरनेशनल कन्वेंशंस को इन्वोक करते हुए फाइंड करेंगे कि क्या टेरिटरी है किसी भी कंट्री की। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। सेक्शन 2 और सेक्शन 3 टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की ही बात करते हैं, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि टेरिटरी ऑफ इंडिया है क्या। तो सेक्शन 2 पहले पढ़ लो, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, उसके बाद फिर हम इसे डाइसेक्ट करेंगे। सेक्शन 2 क्या कहता है? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। अब ये जो वर्ड है ना विद इन इंडिया, इसके ऊपर आप लिख लो और सेक्शन 2 को जनरली लिख लो इसका नाम लिखकर कि ये इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से डील करता है। हमारी जो आईपीसी की जुरिसडिक्शन है आईपीसी में ये जुरिसडिक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। इंट्रा टेरिटोरियल जिसके साथ हमारा सेक्शन 2 डील करता है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। सेक्शन 3। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, उन्होंने ऐसे ही पूछा था कि इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो है उसके साथ कौन सा सेक्शन डील करता है। ठीक है, और तो आपको यहाँ पर एज सच कहीं इंट्रा टेरिटोरियल वर्ड नहीं दिख रहा होगा,
लेकिन ये जो वर्ड्स हैं विद इन इंडिया, इसका मतलब क्या है कि इंडिया के अंदर अंदर, अंदर अंदर मतलब इंट्रा टेरिटोरियल, ठीक है। और इंडिया के बाहर कौन सा होगा, वो होगी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। तो सेक्शन 3 उसके साथ डील करता है, आउटसाइड इंडिया, ठीक है। अब सेक्शन 2 क्या कहता है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. इसमें words underline करो, every person, every person मतलब हर एक person, ठीक है। shall be liable, यहाँ पर words क्या use किए गए, shall, तो हर एक person liable होगा to the punishment under this code and not otherwise, तो हर एक person इस कोड के अंडर लाइबल होगा और उसको पनिशमेंट दी जाएगी फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन। तो एवरी एक्ट और ओमिशन को भी अंडरलाइन कर लो। और हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि एक्ट और ओमिशन कौन से होंगे, जो एक्ट्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ होंगे और ओमिशन जो कि लीगल ड्यूटीज होंगी हमारी, ठीक है। फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी टू द प्रोविजंस देयरऑफ, तो जो भी आईपीसी में जितने भी एक्ट्स और ओमिशन दिए गए हैं, जो भी आईपीसी में प्रोहिबिट किया गया है, अगर उसने वो एक्ट किया या फिर जो ओमिशंस दी गई हैं कि आपने ये नहीं करना, अगर आप वो करते हो, ठीक है, आईपीसी के कॉन्ट्ररी जाकर अगर आप कुछ करते हो तो आप उसके लिए लायबल होगे, आपको पनिशमेंट मिलेगी और हर एक पर्सन लायबल होगा, ठीक है, टू द प्रोविजंस देयरऑफ व्हिच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया। तो अगर वो ये सारी एक्ट्स और ओमिशंस विद इन इंडिया करता है तो उस पर लायबिलिटी बनेगी और उसे पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद हम सेक्शन 3 भी पढ़ लेते हैं, फिर इसमें जो भी कंटेंट लिखने वाला होगा मैं आपको लिखवा दूंगी। पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। अब ये किस चीज के साथ डील कर रहा है, जितने भी ऑफेंसेस कमिट किए जा रहे हैं बियॉन्ड मतलब इंडिया की टेरिटरी के बाहर, बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया, जो इंडिया के टेरिटरी के बाहर कमिट किए जा रहे हैं लेकिन उनका ट्रायल कहाँ हो सकता है, इंडिया में, ठीक है। तो इसके वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना। एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शैल बी dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such act has been committed within India। तो हर एक पर्सन, एनी पर्सन लायबल, यहाँ पर ऊपर देखो इंट्रा टेरिटोरियल में एवरी पर्सन यूज किया गया वर्ड, ठीक है, यानी कि हर एक पर्सन। और यहाँ पर अब ये हर एक पर्सन में कौन इंक्लूड कर लेता है, सिटीजन्स भी और नॉन सिटीजन्स भी, ठीक है। तो अगर इंडिया के टेरिटरी में कोई भी पर्सन कोई ऑफेंस कमिट कोई भी एक्ट ऐसा करता है जो आईपीसी के विरुद्ध है तो वो लायबल होगा, ठीक है। अब एवरी पर्सन में सिटीजन और नॉन सिटीजन इसलिए दिया गया है क्योंकि हम कहते हैं कि जब आप किसी टेरिटरी में जाते हो तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप वहाँ का लॉ भी जान कर जाओ, ठीक है। तो अगर आप वहाँ का लॉ नहीं जानते हो तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है हमारी आईपीसी में, इसीलिए यहाँ पर नॉन सिटीजन्स को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और अब अगर हम सेक्शन 3 में देखें तो फर्स्ट वर्ड क्या है, एनी पर्सन, ठीक है। इसका भी मतलब है कि कोई भी पर्सन। इन सब चीज़ों को हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल के लिए प्रोविजन समझो। एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। अब यहाँ पर एनी पर्सन को अंडरलाइन करो, उसके बाद बाय एनी इंडियन लॉ, यहाँ पर इन्होंने बात की है इंडियन लॉ की, इन्होंने सिर्फ आईपीसी की बात नहीं की, सारे जितने भी इंडियन लॉज हैं उनकी बात की है, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन लायबल है किसी भी इंडियन लॉ में तो वो ऐसे ट्राई किया जाएगा, और जो बियॉन्ड इंडिया कोई ऑफेंस अगर कमिट करता है, ऐसा कोई पर्सन बियॉन्ड इंडिया कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसे ऐसे ट्रीट किया जाएगा, शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, तो उसे आईपीसी में ट्रीट किया जाएगा, डील किया जाएगा, और उसके एक्ट को ऐसा माना जाएगा कि जैसे उसने वो एक्ट विद इन इंडिया ही किया है, ठीक है। सपोज ए जो है वो आउटसाइड इंडिया बैठा है, ठीक है, लेकिन वो ऑफेंस करता है
आईपीसी का कोई भी, आईपीसी का हो गया जो भी इंडियन लॉ में कोई ऑफेंस है, ठीक है, वो करता है। और ये जो ऑफेंस है ये इंडिया के बाहर रहते हुए कर रहे हैं, ठीक है, पर हम इसके इस एक्ट को ये मानेंगे कि इसने ये जो एक्ट है ये विद इन इंडिया किया है, ठीक है, यही सेक्शन 3 कह रहा है। इसके बाद सेक्शन 4 जो है ये भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की ही बात कर रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के साथ कौन कौन से सेक्शन डील करते हैं, तो सेक्शन 3 और 4 दोनों ही डील करते हैं, ठीक है। सेक्शन 3 जो है वो ये कह रहा है कि अगर आपने कोई ऑफेंस आउटसाइड इंडिया कमिट किया है तो ये वो यही मान के ट्राई किया जाएगा कि आपने वो विद इन इंडिया कमिट किया है, ठीक है। अब सेक्शन 4 जो है ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन को डिफाइन कर रहा है कि कौन कौन से ऑफेंसेस को हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में लेंगे। यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली वर्ड्स यूज किए हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ठीक है। सेक्शन 2 में इन्होंने इंट्रा टेरिटोरियल वर्ड्स यूज नहीं किए, बट यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली दिख जाता है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। Extension of code to extraterritorial offences, section 4. The provisions of this code apply also to any offence committed by. तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इस एक्ट की, इस कोड की जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होंगी also to any offence, मतलब किसी भी ऑफेंस पर committed by first any citizen of India in any place without and beyond India. ये जो वर्ड्स हैं without and beyond India इनको अंडरलाइन कर लो, हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया कहीं पर भी इंडिया के बाहर या इंडिया के बियॉन्ड, ठीक है, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मैं अभी आपको सीज वाला और नॉटिकल माइल्स वाला एक्सप्लेन करूंगी तो वहां पर ये वर्ड विदाउट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर, तो अगर कोई भी सिटीजन है इंडिया का वो कोई ऑफेंस कमिट करता है इंडिया के बाहर या जो उसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है वहां पर, तो वो उस पर ये जो कोड है अप्लाई होगा, तो उसका ऑफेंस माना जाएगा। एनी पर्सन टू ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट, तो एनी पर्सन को अंडरलाइन करो। फर्स्ट में देखो इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया कि कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, तो ठीक है। सेकंड में ये बता रहे हैं कि कोई भी पर्सन ऑन एनी शिप, तो कोई भी पर्सन, पर्सन को अंडरलाइन करो, शिप को अंडरलाइन करो, एयरक्राफ्ट को अंडरलाइन करो, कोई भी ऐसे शिप और एयरक्राफ्ट जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर कोई शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है इंडिया में, वहां पर कोई ऐसा एक्ट करता है जो आईपीसी की प्रोविजंस के खिलाफ है, तो उसे भी हम ट्राई करेंगे, ठीक है। एनी पर्सन इन एनी प्लेस को अंडरलाइन करो, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग अ कंप्यूटर रिसोर्स, तो यहाँ पर आईटी एक्ट के थ्रू इन्होंने इसे इंक्लूड किया है कि अगर कोई पर्सन इंडिया के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में ऑफेंस कमिट करता है किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करते हुए, तो वो भी ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। और जो कंप्यूटर रिसोर्स है वो कहाँ पर लोकेटेड होगा, इंडिया में, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन दी है इन्होंने सेक्शन की। इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया। आपको यहाँ पर ऑफेंस का मतलब पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की बात की है, तो उस ऑफेंस में क्या क्या इंक्लूड होगा। ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ ज्यूरिसडिक्शन कहाँ कहाँ तक है आईपीसी की, आप बताओगे इंट्रा टेरिटोरियल है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल है, तो आप थोड़ा सा आपको कहेंगे इंट्रा टेरिटोरियल कौन सी है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कौन सी है, आप एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद वो पूछेंगे आपसे कि कौन कौन से जो ऑफेंस वहाँ पर दिया गया है वो बताओ क्या है, तो वो वहाँ पर आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बतानी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स, वर्ड को अंडरलाइन करो, इंक्लूड्स, तो ऑफेंस इंक्लूड क्या करता है, एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इफ कमिटेड इन इंडिया वुड बी पनिशेबल अंडर दिस कोड। तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी एक्ट जो कमिट किया गया होगा आउटसाइड इंडिया उसे हम ऐसे ही मानेंगे कि वो इंडिया में कमिट किया गया है, ठीक है, और वो पनिशेबल होगा अंडर दिस कोड। द एक्सप्रेशन कंप्यूटर रिसोर्स शैल हैव द मीनिंग असाइंड टू इट इन क्लॉज के ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ आईटी एक्ट, ठीक है। तो वो उसका वही मतलब है जो आईटी एक्ट में सेक्शन 2 में दिया गया है, ठीक है। अब
हम थोड़े से इसके नोट्स बनाते हैं क्योंकि इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन इंपॉर्टेंट है। इस पर मेंस में भी आपको क्वेश्चन बन जाते हैं और इस पर प्री और इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये बेसिक्स हैं तो हमें पता भी होना चाहिए, ठीक है। अब लिखो, पहले तो थोड़ा सा आपको इंडिया पता होना चाहिए कि इंडिया कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 18 में डिफाइंड है। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि हमारा मदर ऑफ ऑल लॉज है तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंडिया की क्या डेफिनेशन है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 क्या डिफाइन कर रहा है इंडिया को वो भी अपने नोट्स में लिख लो। और सेक्शन 18 में तो यही दिया कि इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके बाद जो डिस्कस करने वाली चीज है वो लिखो। अब ये जो सेक्शन है सेक्शन 18 और अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन भी देखें तो आर्टिकल 1 क्लॉज 3 ये सिर्फ टेरिटरीज की बात कर रहे हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सी का क्या, ठीक है, व्हाट अबाउट द सी। सो वी आर नाउ इन्वोकिंग इंटरनेशनल लॉज कॉमा international conventions to find out what is the territory of any country। तो आपको जो सेक्शन 2 है, 3 है और सेक्शन 4 है उसका क्रक्स आपको अभी के नोट्स में मिल जाएगा और इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लो। टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल इंक्लूड, और जो हम ज्यूरिसडिक्शन डिस्कस कर रहे हैं ना अभी, तो उसका वो चार्ट बना लेना कि ज्यूरिसडिक्शन दो तरह की होती है, इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। तो हेडिंग डालो, टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल इंक्लूड, फर्स्ट पॉइंट, द एंटायर लैंड मास ऑफ इंडिया। एंटायर लैंड मास मतलब जितना भी लैंड है, ठीक है, इंडिया का, वो सारा इंक्लूड होगा टेरिटरी ऑफ इंडिया में, ठीक है। चाहे अब वो लैंड मास स्टेट्स का हो, चाहे यूनियन टेरिटरीज का हो, या जितनी भी जमीन इंडिया के अंडर आती है वो लैंड मास हो, ठीक है। तो पहली चीज तो ये होगी कि जितना भी लैंड मास है इंडिया का। सेकंड लिखो, ऑल इंटरनल वाटर्स। इंटरनल वाटर्स में क्या क्या आएगा, रिवर्स, लेक्स, टैंक्स, कैनाल्स एक्सेट्रा। थर्ड लिखो, मैरीटाइम टेरिटरी। मैरीटाइम टेरिटरी में क्या आएगा, मैरीटाइम मीन्स, मैरीटाइम का मतलब क्या है, जो सी से रिलेटेड है। मैरीटाइम मीन्स कंसर्निंग द सी। सो ये जो मैरीटाइम टेरिटरी होगी ये हमारी होगी 12 नॉटिकल माइल्स तक। नॉटिकल माइल्स की स्पेलिंग, ये जब हम प्रोपोजिशंस आएंगी ना कि ये ऑफेंस यहाँ पर शिप में अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ या अगर सी में कोई ऑफेंस कमिट हुआ, तो इस तरह से तब हम पता लगाएंगे कि टेरिटरी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वहाँ पर हमें देखना होगा कि ये आउटसाइड इंडिया कमिट हुआ है या विद इन इंडिया कमिट हुआ है, उसी हिसाब से फिर उसकी लायबिलिटी भी तय की जाएगी। सो इफ एनी ऑफेंस इज बीइंग कमिटेड within 12 nautical miles, that means it is being committed in the territory of India। तो ये जो मैरीटाइम टेरिटरी होगी ये within 12 nautical miles होगी, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन ना इस डायग्राम से समझो। ये समझो इंडिया का लैंड मास है, ठीक है, यहाँ पर सारी जमीन है और ये जमीन घिरी हुई है, यहाँ भी सी है, यहाँ पर भी सी है, ठीक है।
इस लैंड मास के 12 नॉटिकल माइल्स तक, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ये हमारी हो जाएगी मैरीटाइम टेरिटरी। ठीक है, तो इंडिया की टेरिटरी यहाँ तक है, ये लैंड की और ये सी की, दोनों साइड से। इस डायग्राम को ना साइड पे कहीं बना भी लो, समझना इजी हो जाएगा जब आप रिवाइज करोगे तो। फोर्थ पॉइंट लिखो, द एयर कॉलम ऑफ एंटायर लैंड एंड सी टिल इंफिनिटी इज इंडिया, और इसके ब्रैकेट में लिख लो एयर स्पेस। द एयर कॉलम ऑफ एंटायर लैंड एंड सी टिल इंफिनिटी, तो एयर कॉलम मतलब यहां से, ठीक है, इसके ऊपर जितना भी एयर कॉलम होगा, लैंड से भी और सी के ऊपर से भी, ये सारा एयर कॉलम इंडिया है ऊपर तक। ठीक है, तो ये सारी एयर स्पेस है हमारी। फोर्थ पॉइंट का मतलब यही है, एयर कॉलम ऑफ एंटायर लैंड एंड सी टिल इंफिनिटी इज इंडिया, तो जहां तक एयर कॉलम जा सकता है वहां तक वो सारा इंडिया है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट लिखो, डीप डाउन टिल द सेंटर ऑफ अर्थ द एरिया ऑफ एंटायर लैंड एंड सी इज इंडिया। तो अब इसके ऊपर जितना भी स्पेस है वो सारा इंडिया है, इसके नीचे जितना भी स्पेस है टिल द सेंटर ऑफ अर्थ, ये भी इंडिया है। ठीक है, सी के नीचे भी और लैंड मास के नीचे भी जितना भी एरिया है टिल द सेंटर ऑफ अर्थ, ये भी सारा इंडिया है। सिक्स पॉइंट लिखो, ऑल शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स रजिस्टर्ड इन इंडिया, कॉमा, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो एनीवेयर इन द वर्ल्ड मतलब कि अगर कोई शिप और एयरक्राफ्ट है वो कहीं पर भी है, पर अगर वो रजिस्टर्ड है इंडिया में, देखो अब यहाँ तक हमने देख लिया कि ये हमारी टेरिटरी है। ठीक है, लेकिन हमारी एक रजिस्टर्ड शिप है या एयरक्राफ्ट है, ठीक है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, और ये 12 नॉटिकल माइल्स या जो एयर कॉलम है इसके बियॉन्ड गया हुआ है। ठीक है, तो ये भी इंडिया ही माना जाएगा। तो इसको ऐसे समझो कि ये जो शिप और एयरक्राफ्ट हैं ये समझ लो एक फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, कि जहाँ जहाँ कहीं भी ये फ्लोट करेंगे ये माना जाएगा कि ये इंडिया की टेरिटरी ही है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में लिख लो समझने के लिए। इफ आर शिप, हमारी शिप, इफ आर शिप और आर एयरप्लेन is standing on an airport anywhere in the world, or ship docked, खड़ी की गई है, dock, anywhere in the territory of India, full stop, any offence committed on them will be considered as an offence committed in India and IPC will be applicable on them। ठीक है, तो अब अगर ये जो शिप या एयरक्राफ्ट है, चाहे ये हमारी टेरिटरी के बाहर ही है, ठीक है, इन पर अगर कोई ऑफेंस कमिट हो जाता है, सपोज शिप में कोई मर्डर हो जाता है, तो हम ये मानेंगे कि वो जो मर्डर है वो इंडिया में हुआ है और उस पर फिर आईपीसी लगेगी। ठीक है, तो आईपीसी के अकॉर्डिंगली जो भी पनिशमेंट है वो दी जाएगी। अब ज्यूरिसडिक्शन की एक हेडिंग बनाओ, इंट्रा टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, जो मैंने आपसे ये चार्ट बनवाया था। ठीक है, इसको
यहाँ पर इंट्रा लिख लो, यहाँ पर एक्स्ट्रा लिख लो। अब जनरल रूल हम क्या देखते हैं कि किसी भी और कंट्री का जो लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, वो कहीं और अप्लाई नहीं होता, ठीक है। जनरल रूल लिखो, एज अ जनरल रूल अ पीनल कोड or criminal law of any one country does not apply to any other country. But अब ये चीज़ समझो कि हम इन चीज़ों को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में, या हमारा जो अगर कोई पर्सन है वो अगर कहीं बाहर जाकर भी ऑफेंस कर रहे हैं तो उसे हम लाइबल क्यों बना रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ इन लाइंस में आपको समझ में आएगी। बट जनरल रूल क्या है कि हमारी कंट्री का लॉ किसी और कंट्री पर नहीं लगेगा, ठीक है। बट व्हेन एन इंडियन इज बॉर्न टिल हिज डेथ he carries a baggage of IPC on his shoulders as long as he remains an Indian. Full stop. Wherever he goes in the world, that baggage will always remain with him. तो एक इंडियन जब बॉर्न हो जाता है और जब उसकी बर्थ से लेकर उसकी डेथ तक हम क्या मानते हैं कि वो आईपीसी का बैगेज लेकर चलता है, वो दुनिया में कहीं भी चला जाए आईपीसी उसके साथ साथ चलेगी, ठीक है, जब तक कि वो इंडियन है। तो जहां पर भी वो जाएगा ये बैगेज हमेशा उसके साथ रहेगा। इफ एन इंडियन ब्रेक्स एनी लॉ ऑफ आईपीसी, आईपीसी विल बी एप्लीकेबल ऑन हिम irrespective of the fact where he resides. तो अगर एक इंडियन कोई लॉ ब्रेक करता है जो आईपीसी में दिया गया है, अगर वो लॉ ब्रेक करता है, चाहे वो कहीं पर भी ब्रेक करे, चाहे वो अमेरिका में जाकर मर्डर कराए, लेकिन आईपीसी जो है उस पर लागू होगी, ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी रिजाइड कर रहा हो। तो चाहे अगर वो अमेरिका में भी अगर कोई ऑफेंस कर रहा है लेकिन वो इंडियन है तो आईपीसी उस पर लगेगी और उसे आईपीसी के अकॉर्डिंगली ही ट्राई किया जाएगा। So, when that Indian commits any offense or infringes any section, यहाँ पर क्या बात की गई है, इंडियन लॉ की, है ना। तो अगर कोई भी किसी और लॉ में भी अगर कोई ऑफेंस वो कमिट करता है या किसी और लॉ का वो कोई सेक्शन इंफ्रिंज करता है तो भी यही माना जाएगा when that Indian commits any offense or infringes any section within India। तो जब वो इंडिया के विदिन कोई ऑफेंस करता है या इन्फ्रिंज करता है उसे क्या कहा जाएगा कि इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन लगी है आईपीसी की, ठीक है। और when he commits any offenses as enumerated in IPC outside India, he will be tried in India wherever he is found under section 188 of CRPC। तो उसका ट्रायल कैसे चलेगा, अंडर सेक्शन 188 CRPC में, ठीक है। इसीलिए हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हैं ज्यूरिसडिक्शन की। अब मैंने आपसे कहा था कि ज्यूरिसडिक्शन पर क्वेश्चंस आते हैं और ज्यूरिसडिक्शन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बेस है हमारी आईपीसी का, और तो हमें पता होना चाहिए ज्यूरिसडिक्शन अच्छे से कि कौन सा ऑफेंस विद इन इंडिया कमिट हुआ है, कौन सा विद आउटसाइड इंडिया कमिट हुआ है, ठीक है, बियॉन्ड इंडिया कमिट हुआ है, और कहाँ पर आईपीसी की ज्यूरिसडिक्शन बनती है, कहाँ पर हम आईपीसी अप्लाई करेंगे, कहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने जितना भी था ये एक्सप्लेन कर लिया, थोड़ा सा बेस। इसके अब कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करो, इनको आंसर करने की अपनी भाषा में कोशिश करना, और इस पर किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो लिख लो। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ एन इंडियन
if he is outside India. If an Indian, second question likho, if an Indian goes to another country and does an act which is considered as offense in that country, and that is also an offense in India, which country will try him? Question likho. Next question. If Indian does an act in another country which is not an offense there, but an offense in India, what will be his liability? इसकी एग्जाम्पल ऐसे समझो कि सेक्शन 377 जो है अननेचुरल ऑफेंसेस का, ठीक है, वो पहले एक ऑफेंस माना जाता था, अब तो चलो उसे क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, बट जब पहले वो ऑफेंस था तो कुछ ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पर वो ऑफेंस नहीं था, ठीक है, बट इंडिया में वो ऑफेंस था, तो वहाँ पर किस तरीके से इसकी जो जुरिस्डिक्शन होगी वो तय की जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फॉरेनर? Question mark. What is the liability of a foreigner if he commits an offense in India? तो इसका आंसर यही होगा कि फॉरेनर जो है, हम कोई भी अगर किसी भी टेरिटरी में आता है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट ही मस्ट नो द लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। अगर वो वहाँ का लॉ नहीं जानता है तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि मुझे तो पता नहीं था बाद में, अगर कोई वो ऐसा एक्ट कर देता है जो हमारे लॉज में ऑफेंस हो तो वो ये एक्सक्यूज नहीं ले सकता कि मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फॉरेनर की कि वो जहाँ पर भी जा रहा है वहाँ का लॉ जानते हुए जाए, और उसकी लाइबिलिटी फिर कैसे होगी अगर वो ऑफेंस कर देता है इंडिया में, तो हमने देखा कि एवरी पर्सन, यानी कि हर एक पर्सन, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो, तो विद इन इंडिया हमने क्या देखा कि अगर इंडिया में कोई ऑफेंस कमिट कर देता है तो हर एक पर्सन लाइबल होगा, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो इंडियन हो, ठीक है। इसका आंसर आपको ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, इफ अ फॉरेनर कंस्पायर्स आउटसाइड इंडिया बट इट्स कल्मिनेशन इज इन इंडिया, देन व्हाट इज हिज लायबिलिटी? तो अगर एक फॉरेनर है वो कोई ऑफेंस कंस्पायर कर रहा है आउटसाइड इंडिया, बट उसकी जो कल्मिनेशन है, देखो उसने प्लानिंग प्लॉटिंग की, समझ लो पाकिस्तान में बैठकर, ठीक है, पाकिस्तान में उसने प्लानिंग की, लेकिन उसकी जो कल्मिनेशन है, जो फाइनल रिजल्ट है, वो इंडिया में हो रहा है, ठीक है, तब क्या लायबिलिटी बनेगी? और ये कर कौन रहा है? फॉरेनर। So if a foreigner conspires outside India but its culmination is in India, then what is his liability? Next question लिखो, an Indian ship is outside India, murder is committed on that ship, who will try it? तो वो जो इंडियन शिप है वो आउटसाइड इंडिया है, उस पर अगर मर्डर कमिट हो जाता है तो अब उसे अब वो जो मर्डर होगा उसका ट्रायल कहाँ चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है ना आउटसाइड इंडिया, ये हमने 12 नॉटिकल माइल्स से बाहर ही लेकर जाना है, ठीक है, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल्स वाला जो सी वाला एरिया है वो तो हमारा विद इन इंडिया ही हो जाएगा, ठीक है, वो इंडिया की टेरिटरी में ही आता है। तो आउटसाइड इंडिया मतलब वो 12 नॉटिकल माइल से भी दूर कहीं हुआ है ऑफेंस, ठीक है, लेकिन इंडियन शिप में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फॉर अ फॉरेन शिप इज डॉक्ड इन बॉम्बे पोर्ट and a murder is committed, what will be the jurisdiction?
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एन अमेरिकन शिप in an American ship, an American kills another American on Bombay port. What will be the jurisdiction? Port, P-O-R-T, ठीक है. On Bombay port, what will be the jurisdiction? तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं और उस हिसाब से आपने आंसर करना है. हम आगे भी जो लेक्चर डिस्कस करेंगे उसमें आपकी अगर कोई इन क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरीज हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. अब हमने सेक्शन 2 पढ़ लिया है, इसे डाइसेक्ट करते हैं, इस पर कुछ केसेस लिखते हैं और साथ साथ में मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है. तो सेक्शन 2 के नोट्स बनाओ. सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन. It deals with punishment of offences committed within India. तो पहले वर्ड हैं सेक्शन 2 के एवरी पर्सन, ठीक है. इस एवरी पर्सन को अंडरलाइन किया था ना हमने, तो अब इस एवरी पर्सन की हेडिंग डालो और इसमें केस डिस्कस करते हैं हम. एवरी पर्सन का मतलब क्या है, ठीक है. हेडिंग डालो एवरी पर्सन और केस लिखो मुबारक अली अहमद. AHMED. मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. – 1957 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये. तो क्वेश्चन क्या उठा था इस केस में कि ये जो सेक्शन 2 में वर्ड्स दिए गए हैं एवरी पर्सन, ठीक है, इसका मतलब क्या है. तो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड द एक्सप्रेशन एवरी पर्सन. एवरी पर्सन को कोट्स में लिख लो या अंडरलाइन कर लो. सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड द एक्सप्रेशन एवरी पर्सन एंड सेड. अब सुप्रीम कोर्ट की लाइंस में आपको बताने जा रही हूं. इट इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड कंसेप्ट ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस दैट द एक्सरसाइज ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन डिपेंड्स अपॉन द लोकेलिटी ऑफ द ऑफेंस committed and not upon the nationality or locality of the offender. तो सुप्रीम कोर्ट ने एवरी पर्सन को क्लैरिफाई करते हुए क्या कहा है कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का ये वेल रिकॉग्नाइज्ड कंसेप्ट है कि क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते वक्त क्या हम देखेंगे कि लोकेलिटी ऑफ ऑफेंस देखेंगे, कहाँ पर ऑफेंस कमिट किया गया है, ठीक है. और ये नहीं देखेंगे कि उसकी नेशनैलिटी क्या है या ऑफेंडर की लोकेलिटी क्या है, कि ऑफेंडर कहाँ पर प्रेजेंट था. जैसे हमने वो पाकिस्तान वाली एग्जांपल की, तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो पाकिस्तान में है या इंडिया में है, ये हम नहीं देखेंगे. ना ही हम उसकी नेशनैलिटी देखेंगे कि उसकी नेशनैलिटी क्या है, ठीक है. हम ये देखेंगे कि हमारी लोकेलिटी में ऑफेंस कमिट हुआ है, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम ही उसे ट्राई करें, ठीक है. और इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक बहुत सुंदर सी लाइन है, इसे आप लिख लो, कहीं अपने आंसर में यूज कर लेना. क्राइम कैरीज अ पर्सन. तो क्राइम जो है वो एक पर्सन को कैरी करता है, ठीक है. अगर आप कहीं बाहर बैठे हुए भी क्राइम कर रहे हो तो वो जो क्राइम होगा ना वो आपको यहाँ तक ले आएगा, ठीक है. अगर आप यहाँ पर क्राइम कर रहे हो, कहीं बाहर बैठे हुए भी कर रहे हो, तो वो क्राइम आपको यहाँ तक ले आएगा, ठीक है. सो एवरी पर्सन hence means every person including a foreigner,
full stop. Caste, creed, class, religion, sex does not matter, comma, and nationality also does not matter. तो every person में इंक्लूड होगा फॉरेनर भी, क्या उसकी कास्ट है, क्या क्रीड है, क्या नेशनैलिटी है, क्या रिलीजन है, कौन से जेंडर का है, ठीक है, ये सारी चीजें हम कंसिडर नहीं करेंगे. इफ एनी फॉरेनर commits an offense on territory of India, he shall be liable. अब यहाँ पर वर्ड है पर्सन, ठीक है. पर्सन की सब हेडिंग डालो और देखो आईपीसी में पर्सन कहाँ डिफाइंड है. सो सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 11 जो है आईपीसी का, वो डिफाइन करता है पर्सन को, ठीक है. तो पर्सन की एक सब हेडिंग डालकर, एवरी पर्सन में पर्सन की सब हेडिंग डालकर उसके आगे लिख लो कि इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 11 में. अब सेक्शन 11 क्या कहता है, द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी. अब यहाँ पर देखो इन्होंने वर्ड यूज किया है इंक्लूड्स, ठीक है. इसका मतलब पर्सन की डेफिनेशन में और भी चीजें आती हैं, लेकिन इन्होंने जो इंक्लूड क्या होता है वो दिया गया है, ठीक है. द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. तो इन्होंने यहाँ पर तीनों तरह के पर्सन्स को इंक्लूड कर लिया, ठीक है. जो नेचुरल पर्सन्स होते हैं, जो ज्यूरिस्टिक पर्सन्स होते हैं, और जो तीसरे तरह के हमारे इसमें जो आइडल्स होते हैं वो आईपी से इंक्लूड नहीं करते, ठीक है. तो दोनों तरह के पर्सन्स को इंक्लूड किया है, ज्यूरिस्टिक पर्सन्स और नेचुरल पर्सन्स. तो अपने नोट्स में लिख लो. अब यहाँ पर इन्होंने वर्ड्स यूज किए हैं कंपनी और एसोसिएशन, ठीक है. यहाँ पर इन्होंने वर्ड नहीं यूज किया कि ज्यूरिस्टिक है या नेचुरल है, ठीक है. एग्जाम में आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आईपीसी में पर्सन कौन है, ज्यूरिस्टिक और नेचुरल क्या उसमें इंक्लूड होते हैं या नहीं होते, या फिर आपको पर्सन इन आईपीसी इज डिफाइंड एज, ठीक है, उसमें ये तीनों चीजें दे देंगे. और या तो ये तीनों ऑप्शन दे देंगे, उसमें कहेंगे आपको टिक कर दोगे कि ऑल ऑफ द अबव, या फिर आपको अलग अलग ऑप्शन दे देंगे और उसमें से एक ऑप्शन आपको ये वाला दे देंगे, ठीक है. तो आपको जैसे कंपनी और एसोसिएशन, नॉर्मली हम देखते हैं कि आईपीसी में जितने भी ऑफेंसेस हैं हम यही देखते हैं कि वो एक ह्यूमन ही कमिट कर रहा है, ठीक है. तो ये कंपनी और एसोसिएशन वाले बहुत कम ऑफेंसेस आते हैं. लेकिन अब आईपीसी में पर्सन की डेफिनेशन में अगर कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन्स ये सारे दिए गए हैं, तो ये वाले ऑफेंसेस अगर ये कमिट करते हैं, कंपनी कोई फ्रॉड करती है या ऐसी चीज़ें, तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है, आईपीसी में. सो पर्सन के नोट, पर्सन के अपनी हेडिंग डालकर इसमें लिख लो, द वर्ड पर्सन हैज बीन डिफाइंड इन आईपीसी इन सेक्शन 11. So according to section 11, person includes both natural persons and juristic persons. Juristic persons मतलब जो लॉ ने क्रिएट किए हैं. So even a company or corporation can commit an offense. अब मैंने आपसे यही कहा कि हम नॉर्मली आईपीसी में क्या देखते हैं कि ये जो कॉर्पोरेशन है, बॉडी ऑफ पर्सन्स हैं, नॉर्मल ऑफेंसेस इनके द्वारा नहीं कमिट किए जाते, ठीक है, ह्यूमंस ही कमिट करते हैं. तो अब ये जो कॉर्पोरेशन है किस तरह के ऑफेंसेस जो है वो कमिट कर सकते हैं, ये लिख लो. बट अ कॉर्पोरेशन कैन नॉट कमिट मर्डर, रेप और बॉडी ऑफेंसेस, बट इट कैन कमिट चीटिंग और many property offenses. अब
देखो चलो हमने मान लिया कि अगर एक पर्सन देखो ऑफेंस कमिट कर रहा है तो उसे हम जेल भेज देते हैं, ठीक है, पनिश कर देते हैं। लेकिन अगर बॉडी कॉर्पोरेट अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रही है, बॉडी ऑफ पर्सन या कंपनी अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रही है तो उसे हम कैसे पनिशमेंट देंगे, ठीक है। अब इसके लिए केस लिखो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट। 2005 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। अ कंपनी कैन कमिट एन ऑफेंस, comma, however, a company cannot commit a body offense. So, a company can have mens rea, but it cannot be imprisoned, though a company can be fined or where its directors are responsible, comma, action can be taken against them. तो एक कंपनी ऑफेंस कमिट कर सकती है, ठीक है, और कंपनी का मेंस रिया भी हो सकता है, चाहे वो बॉडी ऑफेंसेस कमिट नहीं कर सकती बट वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस कमिट कर सकती है, चीटिंग कर सकती है, ठीक है, अलग अलग तरीके के ऑफेंसेस होते हैं। अब कंपनी का मेंस रिया है, ठीक है, इस कंपनी कोई एक बॉडी नहीं है, पर्सन नहीं है कि हम उसे उठाकर जेल में डाल दें, ठीक है, अगर उसने ऑफेंस कमिट किया है तो हम क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि कंपनी को फाइन लगा दें, ठीक है। और अगर कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, वही कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो अगर उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो एट फॉल्ट थे, उनकी वजह से अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो जो डायरेक्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे और उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। अब जो वर्ड्स है ना, शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट, हमने कहा था ना कि सेक्शन 2 में ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये शैल है, और सेक्शन 3 में भी अगर आप देखो, सेक्शन 2 में विच ही शैल बी गिल्टी विद इन इंडिया, सेक्शन 3 में शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स हैं शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट, इसको इसके एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा लिखो, इवन द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नो डिस्क्रिशन in not awarding punishment। तो अगर यहाँ पर आईपीसी में लिख दिया गया है कि शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट, तो चाहे हमारी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया भी अपनी डिस्क्रिशन लगाना चाहे वो नहीं लगा सकती, ठीक है, कोर्ट के हाथ यहाँ पर बंध गए हैं कि अगर उनको शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट मतलब उनको लायबल ही बनाना है तो उन्हें बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, वो अपनी डिस्क्रिशन नहीं लगा सकते, तो उन्हें वो पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी जो आईपीसी में दी गई है। सो इवन अगर एक जज को लगे कि उनके सामने जो एक्यूज्ड आया है वो गलती से फंस गया है, ठीक है, तो भी उनको पनिशमेंट तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, अगर उनको लगे कि ये गलती से फंस गया है और अगर एविडेंसेस ऐसे हैं तो फिर वो उसको मिनिमम पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन पनिशमेंट उन्हें देनी पड़ेगी। अब ये जो वर्ड्स हैं शैल, इसमें एक और चीज़ लिख लो, इनका मतलब क्या है कि अब जुडिशियल डिस्क्रिशन जो है वो खत्म कर दी गई है। सो नो मोर जुडिशियल डिस्क्रिशन ऑन दिस पॉइंट। अ जज इज बाउंड बाय द कोर्ट एंड नॉट अदरवाइज। नेक्स्ट वर्ड्स क्या आते हैं, फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन, ठीक है। एवरी एक्ट और ओमिशन means the acts or omissions which are contrary to the provisions thereof
or which are prohibited by this act. So if you are doing such act or omission, then you are liable for punishment as given in this code and not otherwise. ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन करते हो जो प्रोहिबिटेड है आईपीसी में या फिर इस एक्ट में, कोड में, ठीक है, तो आप पनिशबल होगे, आप लायबल होगे पनिशमेंट के लिए, चाहे और अदरवाइज नहीं। ठीक है, हमने पिछली एग्जांपल में क्या किया कि अगर जज, क्या देखा कि अगर जज को लगता है कि किसी की गलती नहीं है, वो गलती से किसी केस में फंस गया है, तो भी उनको पनिशमेंट देनी पड़ेगी। तो नॉट अदरवाइज मतलब कि वो लायबल हैं तो वो लायबल हैं। ठीक है, ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी, इन वर्ड्स को लिखो, ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी, इसकी एक्सप्लेनेशन लिखो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्यूज्ड एंड गिल्टी। गिल्टी मीन्स आफ्टर ट्रायल, comma, not what he is accused but of what he is guilty. He is liable for punishment as given under this code, provided he has been found guilty of that act or omission by a proper process of trial which has been laid down under sections, जो भी टोटल सेक्शंस हैं सीआरपीसी के 484 सेक्शंस हैं, तो बी लेड डाउन अंडर सीआरपीसी। ठीक है, अंडर ऑल द सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी। तो अब यहाँ पर आईपीसी क्या वर्ड यूज कर रही है? गिल्टी को। ठीक है, और गिल्टी और एक्यूज्ड में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। हम लॉ के स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि हम किसी को भी जब तक कि कोर्ट में वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता तब तक हम उसे एक्यूज्ड ही मानेंगे। ठीक है, हम ये नहीं मान लेंगे कि इसी ने ऑफेंस किया है। सो एक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी, ये चीज हमेशा याद रखनी है किसी में। ठीक है, तो अब यहाँ पर वर्ड्स क्या यूज किए गए? ही शैल बी गिल्टी। तो जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता तब तक हम उसे पनिशमेंट नहीं देंगे जो आईपीसी में दी गई है। और गिल्टी प्रूव करने का सारा प्रोसेस कहाँ दिया गया है? सीआरपीसी में। गिल्टी कब प्रूव हो जाएगा? जब सारा ट्रायल जो है वो खत्म हो जाएगा, जजमेंट आ जाएगी। ठीक है, विद इन इंडिया मतलब सेक्शन 2 हम अभी डाइसेक्ट कर रहे हैं। तो विद इन इंडिया मीन्स इंडियन टेरिटरी, दैट इज इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। एक क्वेश्चन लिखो, आर देयर एनी एक्सेप्शंस फॉर एवरी पर्सन? इंटरव्यू का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आर देयर एनी एक्सेप्शंस फॉर एवरी पर्सन? क्वेश्चन मार्क। आंसर में लिखो कहाँ कहाँ हमें एक्सेप्शंस दिख जाती हैं जो एवरी पर्सन आईपीसी में दिया गया है। तो कहाँ कहाँ हमें एक्सेप्शंस दिख जाती हैं कि कौन कौन से पर्सन जो हैं वो लायबल नहीं होंगे। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में हमें दिखता है। ठीक है, और सेकंड, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल कन्वेंशंस। इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा लिखो, आपकी नॉलेज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। कोई अगर आपसे पूछ रहे इंटरव्यू में कि आईपीसी में एवरी पर्सन दिया गया है तो बताओ इसकी क्या कोई एक्सेप्शन है या नहीं है। ठीक है, उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। सो एवरी पर्सन डज नॉट इंक्लूड, फर्स्ट पॉइंट डालो, आर्टिकल 361 क्लॉज 2, और आर्टिकल 361 क्लॉज 3। इनमें क्या दिया गया है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट कैन नॉट बी prosecuted under IPC till he is holding the office. तो जब तक एक प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा हुआ है या एक गवर्नर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है तब तक वो आईपीसी के अंडर
प्रोसिक्यूट नहीं किए जा सकते अगर उन्होंने कोई ऑफेंस कर भी दिया है तो, ठीक है। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स, सो दे गेट दिस प्रिविलेज। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, इसलिए उनको ये प्रिविलेज भी दी गई है। तो इन केस अगर वो कोई ऑफेंस कर देते हैं फिर क्या होगा, ठीक है। सो इफ दे कमिट एनी ऑफेंस, देन फर्स्टली they will be impeached, and after their impeachment trial will run against them। तो अगर वो कोई ऑफेंस कमिट कर देते हैं तो सबसे पहले उनको इम्पीच किया जाएगा और उनकी इम्पीचमेंट के बाद फिर उनके अगेंस्ट जो है वो ट्रायल चलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक वो उस कुर्सी पर हैं, हमें उस कुर्सी की गरिमा बनाए रखनी है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, तो उन पर हम ऐसे केस नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड जो हमने लिखा था, सेकंड पॉइंट, इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल कन्वेंशंस में, तो सेकंड पॉइंट में लिखो ऑल फॉरेन सॉवरेन्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आईपीसी। तो जितने भी फॉरेन सॉवरेन्स हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं आईपीसी में। तो एक बार अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए, ठीक है। तो उसने जवाब दिया कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ सलूक करता है वैसा ही, ठीक है। अब जैसा एक राजा दूसरे राजा के सलूक करता है, आईपीसी भी वैसे ही सलूक करेगी, ठीक है। कैसे? कि हम अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को वो प्रिविलेज दे रहे हैं, तो हम जो दूसरे सॉवरेन्स हैं उनको भी वही प्रिविलेजेस देंगे। So all foreign sovereigns and their representatives, all ambassadors, secretaries, second secretaries of embassy, all are given diplomatic immunity। तो ये सारे डिप्लोमेट्स हैं, इनको भी इम्यूनिटी दी गई है। कैसे दी गई है? बाय वर्चू ऑफ वियना कन्वेंशन। So we cannot prosecute them or cannot arrest them criminally, ठीक है। ना हम इनको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं और ना ही इनको अरेस्ट कर सकते हैं। थर्ड लिखो कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस। तो एक तरीके से अगर हमारी आईपीसी कह रही है कि उन्हें पनिशमेंट दी जाएगी जो भी ये ऑफेंसेस करता है। अब कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस में हमने देखा कि क्योंकि वो एक बॉडी नहीं है, ह्यूमन बॉडी नहीं है, हम उन्हें पकड़कर जेल में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो सिंस कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस कैन नॉट बी इम्प्रिजन्ड, दे कैन बी फाइंड ओनली, ठीक है। तो उन पर सिर्फ हम फाइन ही लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस भी लिखो। 9 जजेस बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच ने इस केस में क्या हेल्ड किया। केस लिखो, सुप्रिटेंडेंट एंड रिमेम्ब्रेंसर ऑफ लीगल अफेयर्स ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कॉरपोरेशन ऑफ कैलकाटा। Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs of West Bengal versus Corporation of Calcutta, 1967 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इंपॉर्टेंट लिख लो इस केस पर। आउट ऑफ 9, 7 judges held that government cannot be above the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन में सॉवरेन कौन है? वी द पीपल, ठीक है। तो गवर्नमेंट लोगों से ऊपर नहीं हो सकती। दैट इज वाई
state is also liable. अब एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी. थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी कोई ऐसी बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी क्या कहती है कि किंग डज नो रॉन्ग. कि किंग कुछ गलत कर ही नहीं सकता. ठीक है. सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आउट ऑफ 7 जजेस ने ये कहा कि गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं हो सकती. ठीक है. गवर्नमेंट वी द पीपल से ऊपर नहीं हो सकती. तो इसीलिए इंडिया में थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी अप्लाई नहीं होती. सो वेयर अ स्टेट एजेंसी is committing a criminal act, then state will also be liable for compensation. तो अगर कोई स्टेट एजेंसी कोई क्रिमिनल एक्ट कर देती है तो उसके लिए स्टेट लाइबल होगी कि आप फिर कंपनसेट भी करो. ठीक है. अगर आपने किसी के साथ गलत किया है, आपकी एजेंसी ने किसी के साथ गलत किया है, तो आप उसे कॉम्पनसेट करो. कैसे? देखो, अगर एक डॉक्टर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, और ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम अगर वो नेग्लिजेंटली एक्ट कर देता है, सपोज वो टॉवल छोड़ देता है पेशेंट की बॉडी में, ठीक है, तो अब पेशेंट जो है वो उस वजह से मर जाता है. अब यहाँ पर ये जो स्टेट एजेंसी होगी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था ना, तो जो स्टेट एजेंसी होगी वो लायबल होगी और जो पेशेंट होगा उसको कॉम्पनसेशन दी जाएगी. ठीक है. पेशेंट को या पेशेंट की फैमिली को उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको कॉम्पनसेशन दी जाएगी. तो हम एक तरह से देख सकते हैं कि ये एब्सोल्युटली ऐसा नहीं है कि थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी लगाते हुए हम ये समझ लें कि किंग तो कोई गलती कर ही नहीं सकता. ठीक है. हाँ, सिर्फ हमारे वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर, वहाँ पर हमने उन्हें प्रिविलेजेस दी हैं कि उनको हम क्रिमिनली लायबल नहीं बनाएंगे, और अगर बनाना भी होगा तो पहले हम उन्हें इम्पीच करेंगे, उनकी जो पोजीशन है वहाँ से हटाएंगे, फिर वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जब हो जाएंगे तब उनको उस तरीके से उन पर ट्रायल चलाया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, प्रिजनर्स ऑफ वॉर. प्रिजनर्स ऑफ वॉर और एलियन एनिमीज ऑफ वॉर. सो प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स और या जो एलियन एनिमीज ऑफ वॉर होते हैं उनको भी हम आईपीसी के अंदर ट्राई नहीं कर सकते. ठीक है. दे कैन नॉट बी ट्राइड अंडर आईपीसी. तो इनका ट्रायल कहाँ चलता है? मार्शल लॉज में. दे आर ट्राइड अंडर मार्शल लॉज. फिफ्थ लिखो, फॉरेन आर्मीज इफ कम इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया they are also exempted from the jurisdiction of IPC. तो अब हमने ऊपर के जितने भी 5 पॉइंट्स किए, ये सारे एवरी पर्सन के अंडर हम काउंट नहीं करेंगे. ठीक है. तो इन पर आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होगी. क्वेश्चन लिखो, इट इज द टेरिटरी which determines the jurisdiction of an offense and not the nationality of a person. Critically examine. अब तक हमने जितनी भी डिस्कशन की, आज के जितने भी लेक्चर में हमने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की एक्सप्लेनेशन की हमने. ठीक है. अच्छे से एक्सप्लेन करके उसे पढ़ा. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसे आप आंसर करना और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आंसर करना, सारी चीज़ें इंक्लूड करते हुए. सबसे पहले आप ज्यूरिसडिक्शन डिफाइन करोगे, सबसे पहले आप इंडिया डिफाइन करोगे. ठीक है. इंट्रोडक्शन में कि इंडिया क्या है, कौन से सेक्शन में दिया गया है. आईपीसी में
इंडिया फिर क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आईपीसी में टेरिटरी किस तरीके से डिवाइड की गई है, इंट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो डिफाइन करके फिर अपना आंसर जो है वो फ्रेम करना और उसका एक छोटा सा कंक्लूजन लिखना, ठीक है। और इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस ट्राई करो। और आज के लेक्चर के लिए इतना ही, टाइम ओवर हो गया, तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सेक्शन 2 हमने पढ़ लिया सारा कि क्या है, अब हम देखेंगे कि इसकी एक्सेप्शन हमें कहाँ मिलती है, ठीक है। तो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो आप हमें बता सकते हो। मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस लिखवाए, आज सारे क्वेश्चंस एक जगह पर नोट कर लो और उनके आंसर साथ साथ में फ्रेम करते जाओ, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी मेंस आंसर राइटिंग की। थैंक यू सो मच।